रहमान नियाज़ी साहब, उनकी जमात एक बड़े पागल के साथ जो छोटे पागलों का एक जथा सियासत के ऊपर जो है वो ज़हूर पजीर हुआ है, उसकी ये कोशिश है कि मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि जो अदम इस्तेहकाम को लेके कोशिश करेंगे कि ये असम्बलियों को रिजॉल्व करने में कामयाब ना हो। KPK की और पंजाब की असम्बली तोड़ते हैं, दोनों असम्बलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे। जलसों में नाकाम होके तकरीरें करके और फैसला करके असम्बलियों को तोड़ना जो है वो असम्बलियों की तौहीन। इस्लामाबाद के ऊपर उसने चढ़ाई करी, मेरा नाम लेके पुकारता था कि तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करे। कौम से माजरत करता, वापस पार्लियामेंट में आता। सियासतदान जब आपस में बैठते हैं तो डेडलॉक टूटते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा मीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, असम्बलियाँ तहलील होंगी, नहीं होंगी, कब होंगी, ये तमाम मामलात कन्फ्यूजन फैला रहे हैं क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से तजावीज़ और दावा सियासी माहौल को मजीद उलझा रहा है। तख्ते लाहौर की जंग में सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही मिल बैठे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को असम्बलियाँ फौरी तौर पर तहलील ना करने का मशवरा दिया है और तजवीज़ दी है कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा करने दें। अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरे नहीं, नाकाम होंगे। साथ ही परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने इमरान खान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाकर कहा कि इस्तीफे देना फैसला ये आपका है, मुकम्मल हिमायत करेंगे। PTI की आला सतह की कमेटी ने भी असम्बलियों की तहलील के मामले पर सिफारिशात तैयार की हैं। PTI ज़राए ये बताते हैं कि कमेटी अरकान ने 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील करने की सिफारिश की है, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही की तरह कुछ अरकान ने फौरी असम्बलियाँ तहलील ना करने का मशवरा दिया है। अरकान का ये भी कहना है कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए। असम्बलियों की तहलील तब की जाए जब विफाक और दीगर सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। ये हिमायतें, मशवरे और यकीन दहानियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी यकीन दिलाया जा रहा है कि असम्बलियों की तहलील से बचने के लिए गवर्नर राज का तरीका इस्तेमाल हो सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि असम्बलियाँ तोड़ना किसी सियासी जमात के हक में है और ना ही मुल्क के हक में है। कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील ना हो, गवर्नर राज आईनी तरीका है, ये इस्तेमाल हो सकता है। अगर इमरान खान KP और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो इलेक्शन की सूरत में हम भरपूर शिरकत करेंगे। कोई समझे ना कि हम इलेक्शन से पीछे हटेंगे और सियासी अदम इस्तेहकाम को रोकने की कोशिश करेंगे। सियासत पर मजीद बात करने के लिए प्रोग्राम में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ हैं, जबकि तज्जिए के लिए हमने रब्ता किया है शुएब शाहीन साहब से। तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए शुक्रिया। शैला रजा साहबा, सबसे पहले तो जरदारी साहब की एंट्री। जरदारी साहब ये इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मैं देखता हूँ वो कितने MPs इकट्ठे करता है, कितने MPs बना पाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और अगर असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे तो हम अपोजिशन करते रहेंगे। मजीद ये भी कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद लेकर आएंगे। जरदारी साहब की एंट्री हुई है, इसका मतलब गेम काफी स्ट्रांग हो चुकी है। गेम स्ट्रांग ही है हुकूमत की साइड से, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वीक हो। जब जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी पार्टिसिपेट करेगी, तो हमने तो मुल्तान में पार्टिसिपेट करके दिखा दिया। रही सही कसर कश्मीर में पूरी कर दी। कराची में जो उनकी सीटें खाली हो रही थी, फैसलवाड़ा की हो या मलीर की, वो हमने लेके दिखा दी। जहाँ पे हम नहीं हैं वहाँ पे जिसकी मर्ज़ी कैसे लड़े। तो गेम तो स्ट्रांग है, हम खड़े हैं। शैला साहब, ये जो जरदारी साहब का अंदाज है ये वाला कि देखता हूँ कितने MPs बनाता है, क्या समझे हम, क्या तासुर ले इससे कि पंजाब असम्बली के अंदर कितने अराकीन हैं जो कि राबते में हो सकते हैं, जो PTI का इत्तेहाद छोड़कर इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिल सकते हैं? काफ़ी बड़ी तादाद है। अच्छा। और इसके अलावा मैं अभी आपके प्रोग्राम के शुरू होने से पहले एक माहिर क़ानून की राय देख रही थी। उन्होंने ये कहा है कि आइन में कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि असेंबली सेशन के दौरान एतमाद का वोट
नहीं मांगा जा सकता। अच्छा शैला साहबा, ये आप कह रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद है, इतनी तादाद है कि इसको एक फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जा सकता है पंजाब से? देखिए, सिर्फ 8 या 9 का ही डिफरेंस से हुकूमत बनी हुई है पंजाब में, और 10-11 लोगों का इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। राना एहसान अफजल साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? 10-11 या इससे भी ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं जो आपके साथ आकर मिल सकते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब दावा कर रहे हैं, जरदारी साहब दावा कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब दावा कर रहे हैं, तो कितने अराकीन हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में आप लोगों के साथ मिल सकते हैं? इतने अराकीन हैं कि हम इजीली जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर इनको हरा सकते हैं। देखिए, ये तो एक अच्छा। हल है, नो कॉन्फिडेंस भी है, गवर्नर राज भी है, और ये सारे आईनी तरीके हैं, आइन इनकी इजाजत देता है। और इनके अलावा अगर एक अजम्पशन ले लें कि ये सारे हरबे फेल हो जाते हैं और ये असेंबलियां डिसॉल्व भी कर लेते हैं, तो फिर भी जो ऑप्शन है वो बुरी नहीं है, बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके लिए भी हम तैयार हैं कि वफाक में जो है वो पीडीएम की हुकूमत हो, सूबों में केयर टेकर हुकूमत हो और इलेक्शन हो। तो अच्छा। उस सूरत हाल के अंदर भी जहां जो पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन है उनमें जो है जो इनकी अपनी सीटें थी उसमें से हम सीटें जीते, और हम समझते हैं कि उन ज़िमनी इलेक्शंस के बाद बहुत कुछ जो है अवाम के सामने अनवील हुआ है, बहुत सारे पर्दे फाश हुए हैं, जिनमें से एक तो घड़ी छोड़ी का मामला बड़ी डिटेल में अवाम के सामने आया है। नंबर 2, आपका जो ये यू टर्न लिया है इन्होंने आलमी साजिश के ऊपर, और फिर ये जो फ्लॉप मार्च था वो भी पूरी कौम ने देखा, और वहां से फेस सेविंग के लिए इन्होंने ये शोशा तोड़ा। तो हर लिहाज से हुकूमत जो है राना साहब, अगर ये महज एक फेस सेविंग है, अगर एक शोशा है बकौल आपके, तो फिर हुकूमत इसको इतना संजीदा क्यों ले रही है? देखिए, हुकूमत ने तो अब संजीदा लेना ही है हर चीज को। हुकूमत ने जो थ्रेट है या जो तड़ी है या एक सियासी चाल की अनाउंसमेंट है, हुकूमत ने तो अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे मुरतब करने हैं ना, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी रखनी है, क्योंकि ये बदकिस्मती से एक सियासी इंस्टेबिलिटी फैलाने की जो तरकीब है इमरान खान की, या ये जो खौफ है कि किसी तरीके से इलेक्शन जो हैं वो जल्दी हो जाएं ताकि मेरा जो झूठा बयानिया है वो मजीद जो है उसको हिट ना हो, या जो मेरे जो करप्शन के स्कैंडल हैं वो और मजीद बाहर ना आए, क्योंकि अब जिस तरीके से नैब ने नोटिस ले लिया है वो $250 मिलियन की जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को जो है वो बचा के अपने 650 के नाल लिए। तो बहुत सारे मामलात हैं जिससे इमरान खान साहब खौफजदा हैं कि ये अवाम के सामने, पब्लिक के सामने ओपन ना हो। तो मैं समझता हूं कि हमने तो अपनी तैयारी पूरी करनी है, और हमारी पूरी तैयारी है। आपकी तैयारी है, लेकिन आईन और कानून क्या कहता है? शुएब शाहीन साहब, अभी तक तो जितनी बातें हो रही हैं मफरूजों की बुनियाद पर हो रही हैं। आप हमें ये बताएं कि पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं? असेंबली का इजलास अगर चल रहा हो तो तहरीक अदम एतमाद लाना क्या मुमकिन है? और इसी सूरत हाल में क्या गवर्नर राज लगना भी मुमकिन है ड्यूरिंग ऑनगोइंग सेशन? देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नर राज तो नियर टू इम्पॉसिबल है, बल्कि आज अगर राना सनाउल्लाह साहब की आज की जो स्टेटमेंट है हामिद मीर के साथ, उसने खुद इस बात को एडमिट किया। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट आर्टिकल 232 एंड आर्टिकल 234 इसको डील करता है, जिसके बाद मेरा नहीं ख्याल जो उसके अंदर कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन तो जो आर्टिकल 232 है उसमें कोई जंग हो या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस इस कदर हो गई हो कुछ सूबा चलाने का काबिल ना हो, और उसके अंदर कंडीशंस भी हैं। इसी तरह लेकिन शुएब शाहीन साहब, राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि असेंबलियों की तहलील से बचने के लिए गवर्नर राज का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है तो वो ऐसे कह रहे हैं ना? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन के अंदर रह के आप चलेंगे ना, आइन के तहत अगर ये इस्तेमाल हो सकता होता ना, तो ये 25 मई से पहले से लेकर आज तक ये उसका बातें किए जा रहे हैं कि जनाब सूबे जो है वफाक में चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। ये बल्कि आपको याद होगा पीटीआई के ज़माने में भी एक ये ऑप्शन कई दफ़ा डिस्कस भी हुआ और कहा भी गया कि ये सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए, लेकिन ये आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशंस ऐसी नहीं है कि एक चलते हुए सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी को आप वायलेट करके आप गैर आईनी इक़दाम करेंगे। ज़ाहिर है अगर ये ऐसा कोई कदम उठाते हैं
तो वो भी गैर आईनी होगा और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना होता है। ये इमरजेंसी पावर्स हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कभी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो इसलिए वो जो कंडीशंस आर्टिकल 232 और 234 में है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पावर्स एक्सरसाइज होंगी। अब आते हैं अदम एतमाद की तरफ। तो नेचुरली आर्टिकल 112 ये इजाजत देता है चीफ एग्जीक्यूटिव यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस को कि वो एडवाइस करे गवर्नर को कि वो जब चाहे असेंबली तहलील हो सकती है। और 48 आवर्स के अंदर अगर गवर्नर असेंबली तहलील नहीं करता तो ऑटोमेटिकली असेंबली तहलील हो जाया करती है। डीम टू बी डिसॉल्व्ड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कतगन है। सिर्फ एक कदगन मुमकिन है और वो है कि अगर इन द मीनवाइल एडवाइस आने से पहले कोई अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और वो अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास हो जाए और उसके बाद उसका वोटिंग का प्रोसेस हो और उस रेजोल्यूशन में अगर वो पास हो जाए यानी वो उसको जितने रिक्वायर्ड वोट चाहिए मसलन पंजाब में 186 वो पूरे हो जाए तो फिर ये जो होगी एडवाइस वो पेंडिंग तस्वर होगी। और अगर उसके अलावा कोई होगा तो वो पेंडिंग तस्वर नहीं होगी, वो फिर उसी तरह चलेगा जैसे बाकी का सिस्टम है। तो इसी तरह मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी कोई कैफियत है या ऐसी कोई बात है जिसको हम जी। अच्छा शैला साहबा, ये जो सारी सूरत हाल बन रही है अब और जिस तरह से मुलाकातें भी बड़ी अहम हो रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक नया नारा लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि एक जरदारी सबसे यारी। अब इत्तेहादी हुकूमत में जो लोग हैं उनसे यारी तो है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सूरत हाल को वापस नॉर्मल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बातचीत की दावत दी जाए और ये जो असेंबलियां तहलील करने वाला, इस्तीफे देने वाला ऑप्शन है ये ख़त्म ही हो जाए? अच्छा, चेयरमैन ने ये दोहराया है। इनफैक्ट ये सदर जरदारी साहब ने कहा है कि भारी नहीं कहा करो, बस ये कहा करो कि एक जरदारी सबसे यारी, और ये जो उनकी मुफाहिमत की सियासत है उसके पेश नज़र कहा उन्होंने, और कल इसको चेयरमैन ने दोहराया। अब जो बात है, देखिए जब इमरान साहब ने हलफ उठाया तो उनको ये खुशकिस्मती थी उनकी कि कहीं से आवाज़ आई कि कदम बढ़ाएं इमरान, हम आपके साथ हैं। कहीं से चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात हुई और सब इनको मुख्तलिफ़ औक़ात में ये दावत देते रहे, लेकिन इन्होंने हाथ मिलाना नहीं पसंद किया। साइड से कहीं से भागते हुए आते थे असेंबली में और चले जाते थे। और बहुत दफ़ा 2 से 3 दफ़ा कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी, लेकिन इन्होंने उसमें भी आना पसंद नहीं किया। तो इस सूरत हाल में अभी भी जब हम देखते हैं तो उनके लोग ये कहते हैं कि फ़लाने जर्नल को, फ़लाँ जर्नल को जो है वो हम पसंद नहीं करते और उनसे मिलते भी रहे। वो पॉलिटिशियंस से नहीं मिलना चाहते। आखिरी वक्त में भी वो ये कहते रहे कि ये चोर डाकू थे, मुझसे कहा जाता था, फिर पता नहीं इन पे क्यों प्यार आ गया, और अगर ये मुझे हटा रहे थे तो आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं। तो वो कोई भी बात पॉलिटिशियन से नहीं चाहते, वो वहीं से चाहते हैं जहाँ से उन्हें लाया गया था, उन्हीं से चाहते हैं और उन्हीं से बात करना चाहते हैं कि उन्हें दोबारा से थर्ड ऑप्शन को, जो कि जनरल ज़हीर ने कहा था कि थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया, कि इस थर्ड ऑप्शन को फिर से उन्हीं तरीक़े से कंटिन्यू किया जाए। तो ना उनकी नज़र में आवाम है, ना उनकी नज़र में मईशत का कोई मसला है, ना ही हमारी ख़ारजा पॉलिसी की उनकी नज़र में अहमियत है, ना रियासत के किए हुए माहदे की में जो IMF से किया गया उसकी कोई अहमियत है। उनके नज़दीक सिर्फ वो है, यानी कि मैं सबसे ज़्यादा फ़लाँ जानता हूँ, मगरिब को जानता हूँ, कबायली को जानता हूँ, क्रिकेट को जानता हूँ, सियासत को जानता हूँ, और मेरे अलावा सब चोर डाकू। वैसे शैला साहब, लगता ये है कि खान साहब के लिए ये इक़्तिदार की ख्वाहिश, इक़्तिदार में आना, ये इतना मकसद नहीं है जितना ये मौजूदा हुकूमत को उलझा कर रखना है। एक के बाद एक ऐलान यही साबित करता है। राना एहसान अफजल साहब, मैं समझती हूँ कि नहीं, आपने अपनी बात कर दी, मैं अपना एक जुमला लगा दूँ। मैं समझती हूँ कि उनका सबसे बड़ा मसला इक़्तिदार है
और उसके लिए चाहे उन्हें आइन तोड़ना पड़े, किसी भी किस्म का स्टेटमेंट देना पड़े, मुल्क को नुकसान पहुंचाना पड़े, कोई सी भी जबान इस्तेमाल करनी पड़े, वरना अपने दौरे हुकूमत में 3 साल 8 महीने में उन्होंने कोई एक काम नहीं किया। ऐसा भी तो हो सकता है ना शैला साहबा कि इक्तदार से अगर उनको इक्तदार के लिए किसी से दोस्ती भी करनी पड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोस्ती करनी पड़े, तो फिर ये भी तो मुमकिन हो सकता है अगर वो इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकते। नहीं, वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, वो किसी से, उनको जो लाए थे वो उन्हीं से मुखातिब हैं, उन्हीं के पीछे पड़े हुए। अच्छा राना एहसान अफजल साहब, वैसे अभी तक की जो इत्तेहादी हुकूमत की सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपका बहुत साथ दिया है, कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद या सूबाई असम्बलियों की जो सूरत हाल है, इसमें अगर मुस्लिम लीग नून के साथ ये इत्तेहाद ना होता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो अकेली मुस्लिम लीग नून दीगर जमातों के बाद आज इस पोजीशन में होती, क्या आप क्या समझते हैं? डेफिनेटली ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सब पार्टीज की मुशावरत के साथ मुमकिन हुआ। अकेले पीएमएलएन के पास तो वो नंबर्स ना नेशनल असेंबली में थे और ना ही प्रोविंशियल असेंबली में थे कि हम इसको इंडिपेंडेंटली आगे मूव फॉरवर्ड करते। ये मुमकिन ही तब हुआ जब सब जमातें इकट्ठी हुई। और अभी भी, आज भी अगर कोई भी कोलिशन पार्टनर जो है, चाहे नेशनल असेंबली में हो, नेशनल असेंबली के अंदर अगर आगे पीछे होता है, तो ऑब्वियसली हमारी जो मेजॉरिटी है वो एक थिन मेजॉरिटी है, कोई बहुत 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इट इज़ अ जॉइंट ये काविश। और उसकी वजह क्या है? देखें, मुल्क की मईशत को जिस तरीके से इमरान खान तबाह कर रहा था, ये लोग अब मईशत को ज़्यादा समझते नहीं है। उनको लगता है कि ये जो अभी के मसाइल हैं ये शायद अब बने। ऐसे नहीं होता। मईशत के अंदर जो आप 1, 2, 3 साल आप स्टेप्स लेते रहते हैं, उसके असरात फिर खुल डुल के आते हैं। और वही हुआ कि खुल डुल के उसके असरात इमरान खान की के आज हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जो खोखला करके वो मईशत को गए। तो हम इसको मैनेज करने आए और हमने इसको दिवालियेपन से बचाया। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक अहम टाइम पे ये हुकूमत इनके हाथ से ली गई। अगर ना ली जाती तो ये जो बहरान आज हम फेस कर रहे हैं ये इससे भी बदतरीन होता। और आज दुनिया में एक मुश्किल टाइम है, पाकिस्तान की मईशत पे भी मुश्किल टाइम है। यही अगर इमरान खान होता, जो सऊदिया से भी दूर था, जो चाइना से भी दूर था, जिसने सीपेक बंद कर दिया, जो अमेरिका से भी दूर था, जिससे IMF का भी एक मैसिव डिस्ट्रस्ट पैदा हो चुका था, तो आज तो दिवालिया हो चुका होता मुल्क। इसमें कोई शक नहीं है। आज भी पाकिस्तान को जो लिक्विडिटी का जो क्राइसिस है या डॉलर की जो शॉर्टेज है, उसको हल करने का यही तरीका है कि आपके IMF से जो मामलात हैं वो ठीक हों, आपके चाइना से मामला ठीक हों, सऊदिया से मामला ठीक हों, अमेरिका से मामला ठीक हों। तो वो गैप जो था वो हमने कवर किया। और अगर वो ना कवर किया जाता तो मुल्क की मईशत अभी और बदतर हालात में होती। लेकिन ये अगर अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो इसका भी नुकसान तो राना एहसान अफजल साहब मुल्क को ही होगा ना। तो इवेंचुअली अब आप लोगों को भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि खान साहब इस असेंबली के तहलील करने वाले मामले से पीछे हटकर मिल बैठकर बात कर लें। शुएब शाहीन साहब, जो पंजाब असेंबली का मामला है, एक कमेंट देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और होना ऐसे ही चाहिए। लेकिन कौन रुकावट बन के बैठा हुआ है? देखें, जब 4 साल इनकी हुकूमत थी, इन्होंने ऑपोजिशन को दीवार के अंदर चुनने का काम शुरू कर दिया, अपने कोलिशन पार्टनर्स को इज्जत नहीं दी। आज ऑपोजिशन में है तो इनकी कोशिश है कि कोई स्टेबिलिटी ना आए, कहीं हम इस्तेकाम ना आने दें। हम लोग IMF को भी खत लिख दें कि ये मुआहदा खराब हो जाए। हम हर लिहाज से इदारों को हम कहें कि ये भी गलत हैं, हम जुडिशरी को गलत कहें, हम ECP को गलत कहें, हम लोग जो है वो सियासतदानों को सबको चोर कहें, सिर्फ हम अच्छे हैं, हम ठीक हैं। तो ये जब आपका, हम दहशतगर्दों से बात कर लेंगे, अलैदगी पसंद से बात कर लेंगे, लेकिन हम जो जमहूरी हमारे जो कॉलीग्स हैं उनसे बात नहीं करेंगे, तो ये बयानिया और फिर कहने का अगर हम इस रवैये को तर्क करना चाहिए। बिल्कुल शुएब शाहीन साहब, अब सूबाई असेंबलियों की तहलील का जो मामला है, इस वक्त जाहिर बात है हल्कों में तरक्याती कामों के लिए अरबों मालियत के जो टेंडर्स हैं वो हो चुके हैं। मुतअद्दिद हुकूमती मंसूबे हैं जो कि अब पाया तकमील को पहुंचने वाले हैं, आखिरी मराहिल में हैं। असेंबलियां तहलील होंगी तो बेहद नुकसानात होंगे, बात तो ये ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि ये मामला सियासतदानों की बुनियादी तरजीह में होना चाहिए, इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए इस्तीफे देने से पहले, असेंबलियां तहलील करने से पहले? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये सियासतदानों का काम है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुख्तदर ताकतें और जमहूरी ताकतें आपस में बैठ के इन इश्यूज को रिजॉल्व करें, जो कि मुस्तहकम
जो हुकूमत होती है या जो इस्तेहकाम होता है, जहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का इशू ना हो, वहाँ मईशत परवान चढ़ती है और उसके साथ कंसिस्टेंसी एंड पॉलिसीज होगी तो आगे मईशत बेहतर होगी। जो राना साहब और बाकी आपके सामने जो डिस्कशन राना साहब फरमा रहे थे, मैं उनकी तस्दीक कर दूं कि देखें 2 साल इमरान खान साहब ने कोरोना में गुजारने के बावजूद उनकी ग्रोथ 6% पे आती है। आज आप 1.5% पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, आज आपकी एलसी नहीं खुल रही। आप तो आए थे महंगाई मुकाओ मार्च लेकर, महंगाई आपने डबल कर दी। आज जान बचाने की दवाइयां लेने के लिए आज आप उनका जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दवाइयों वाले, उनको आप सुन लें कि 15 दिन से ज्यादा दवाइयों का जखीरा खत्म हो चुका है आपके पास और कारखाने बंद हो रहे हैं। आप तो समझते थे ना कि आप इन सारी चीजों को जानते हो, आप 30 साल का आपका तजर्बा है। 6 महीने में मईशत 8 महीने में इतनी सुकड़ गई कि आप आपकी ये बात भी दुरुस्त, आपकी ये बात भी दुरुस्त, लेकिन इस लॉन्ग मार्च ने, इस धरने ने, इस एहतजाज ने मुल्क को क्या दिया? नुकसान पर मजीद नुकसान। मैं एक बात करूं ना, 5% चांस अगर आपका डिफॉल्ट का था, आज 80% हो गया है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि ये होने चाहिए धरने, लॉन्ग मार्च, लेकिन इनका ये जमहूरी हक है। भाई आज मेरे पास भी पैसे हों, मैं इस हुकूमत में या आज कोई इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आगे 6 महीने के बाद क्या पॉलिसीज आती हैं। जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबल 4-5 साल के लिए नहीं आएगी, कोई यहाँ पैसा ला करके आपके मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगा। ये तमाम जमहूरी ताकतों के ऊपर, लेकिन जो सूरत हाल इमरान खान साहब पैदा कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तो हालात यही रहेंगे ना। शुएब शाहीन साहब, एक ब्रेक मुझे लेनी है, उसके बाद मैं लास्ट बात का जवाब लूंगी कि हुकूमत से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए मुल्क को फायदा पहुंचाया या नुकसान? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इसका जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून पंजाब के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का कल इजलास तलब किया गया है। इस इजलास के बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं और ये जो अहम मुलाकातें और अहम इजलास हो रही हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, ये अब के सियासी जो हालात हैं इसके अंदर क्या इसमें से आउटकम सामने आ सकता है? देखिए, इसमें यही एजेंडा है कि हमने पंजाब हुकूमत को सिक्योर करना है और उसके लिए एक तो आपकी अपनी पार्टी जो है उसमें सब लोगों की राय ली जाएगी, मुशावरत की जाएगी और फिर जो लाएअमल जो है वो आगे आने वाला जो है वो बनाया जाएगा। उसके अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके साथ साथ गवर्नर राज के सारे मामला डिस्कस किए जाएंगे और फिर अगर जो है इलेक्शंस की तरफ हालात जाते हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। जो कि नहीं जाएंगे तो हर लिहाज से ये जो अभी करंट इशू है इसके ऊपर मुशावरत की जाएगी। अच्छा शैला रज़ा साहबा, जिस तरह से आप ये दावा कर भी रही थी कि पंजाब असम्बली से अरकान हमारे साथ आ सकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पीटीआई अपने नाराज़ अरकान को उससे पहले मना ले, इसीलिए तो ये डेट जो असम्बलियाँ तहलील करने की 20 दिसंबर तक चली गई है। तो अगर ये अरकान वापस पीटीआई के साथ मान जाते हैं, जिनके ऊपर आपको एतमाद है, नहीं रहते, तो फिर उस सूरत में क्या हिकमत अमली होगी इत्तेहादी हुकूमत की? देखिए, उसका भी जवाब जरदारी साहब दे चुके हैं कि अगर ये असेंबली तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे हम। और दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि आप ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, हमने पाकिस्तान का साथ दिया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो थी दुनिया में ख़त्म हो गई थी। दोस्त ममालिक भी हमारी तरफ नहीं देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि रियासत पाकिस्तान ने IMF से जो मायदा किया है उससे ये मुकर गए हैं, तो आया अब इनसे भी मुकर जाएंगे। तो ये ज़रूरी था कि हम अपनी सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की खातिर मुश्किल फ़ैसला करें और अवाम जो कि नहीं समझती बहुत सारे माशी मसाइल को, हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। पूरी क्रेडिबिलिटी दूर की जो थी हमारी ख़राब हो गई थी, उसको सही किया। आज CPEC शुरू हो रहा है, चीन जो है अपने कर्ज़े मौखर कर रहा है, सऊदी अरब भी हमारे साथ आ रहा है, दूसरे ममालिक भी हमारी तरफ देख रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि जब हम उनको कह सकते हैं कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी
इकोनॉमी करें, तो उस वक्त भी हमने पाकिस्तान के लिए किया। और आज जो हमने ये किया है, तो ये 3 साल जो 8 महीने थे कोविड आने से पहले, जो जीडीपी थी वो 1.9 पे आ गई थी। और पहली दफा दुनिया में जंगें हुई, पाकिस्तान में जंगें लगी, सब कुछ हुआ, कभी जीडीपी नेगेटिव नहीं हुई थी। कोविड बाद में आया, आपकी एक्सपोर्ट 3.75 थी 7 मार्च का। आप एक्सप्रेस उठा के देखें, मैं गलत फिगर कोट नहीं कर रही। ये इतनी खूबसूरत मईशत करके गए थे कि इंपोर्ट के बिल ऑलमोस्ट डबल थे। जितना 2 हुकूमतों ने 10 साल में कर्जा लिया, इन्होंने 3 साल 8 महीने में कर्जा लिया। लेकिन जब खान साहब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने सारी नाकामियां गुज़श्ता हुकूमत यानी कि नून लीग पर डाल दी थी, जो आपके इत्तेहाद में अब देखें उन्होंने डाली थी, लेकिन वो खुद क्या करके गए, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, कोई मुझे एक उनका मंसूबा बता दें, कोई एक उनकी बात बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ और नेशनल लेवल पर ये फ़ायदा हुआ, तो मैं मान जाऊंगी। रही बात, तो उन्होंने आर्टिफिशियली जो है उन्होंने ये काम किया कि वहाँ पे उन्होंने माहिदा किया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की लेवी 4 से 30 रुपए तक बढ़ाकर 50 तक ले जाएंगे। उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर वापस ली। उन्होंने फ्यूल चार्जेस की मद में माहिदा किया था कि सब्सिडी नहीं देंगे, उन्होंने सब्सिडी देनी शुरू की। उन्होंने माहिदा किया था कि सेल्स टैक्स 17% कर देंगे, उन्होंने 0% कर दिया। इस तरह की बहुत सी बातें वो ऐसी करके गए कि आपने तो कोई नया माहिदा किया ही नहीं है, हुकूमत ने तो कोई नया माहिदा किया ही नहीं है। हुकूमत ने तो ये यकीन दिलाया है कि हम ये माहिदा पूरा करेंगे, रिव्यू कराया है कि थोड़ी नरमी कर दें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हम पे क्रिटिसाइज करने से पहले ये समझना चाहिए कि हम कोई इख्तिदार के भूखे लोग नहीं हैं। नहीं, वो आप पे ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो ये नून लीग पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नून लीग खजाना खाली छोड़कर गई थी। राना एहसान अफजल साहब, वो गलत कह रहे थे। मैं जो बात कर रही हूं, तो गिनवाई है। जी कहिए। मैं एक ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान, एक मिनट सिदा साहिबा, जी मैं जो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हमने महंगाई बढ़ा दी, तो हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। हमने तो एक डूबते पाकिस्तान को संभाला है, वरना उनकी तो ख्वाहिश थी कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएं। उनकी तो ख्वाहिश थी कि यहाँ पे जो है सब कुछ तबाह हो जाए। तो हम जो हैं वो मेंटली नेगेटिव लोग नहीं हैं। हम पीडीएम में जब साथ थे उस वक्त भी हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हम नून लीग का साथ नहीं दे रहे, हम पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। और नून लीग का इस वक्त हुकूमत में आना उनका आईनी हक है। सही। राना एहसान अफजल साहब, बड़ी अच्छी बात है कि शैला साहबा ये कह रही हैं कि नून लीग का हुकूमत में आना आईनी हक है। तो माजी के जो मुखालिफिन आज एक दूसरे के लिए ये बात कर रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बताएं कि जो खान साहब बातें कर चुके हैं अभी तक, और जिस तरह से लॉन्ग मार्च का कहकर खान साहब लॉन्ग मार्च से वापस चले गए, ऐसा भी हो सकता है कि असेंबलियों से इस्तीफे के ऐलान के बाद भी वो बैकफुट पर चले जाए। तो फिर क्या आप लोग क्या समझते हैं कि खान साहब आगे क्या करना चाहते हैं? अगर वो अभी तक ये सारे ऐलानात कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखें, खान साहब ने जब ये अनाउंसमेंट की तो उसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी और कोई मुशावरत भी नहीं शामिल थी। मुशावरती अमल अब हो रहा है पीटीआई के अंदर। तो इसका ये मतलब है कि खान साहब को समझ आ गई थी कि वो ये जो लॉन्ग मार्च जिस मकसद के लिए उन्होंने किया था, आर्मी चीफ की तकर्री को एक तो मुतनाज़ा बनाने के लिए, उधर वो फेल हो गए। वो मुतनाज़ा बनाई इन्होंने बेहद तजलील की अदारे की, लेकिन जो वो चाहते थे उस तरह नहीं हुआ। दूसरा, वो चाह रहे थे कि डेट उनको मिल जाए, अनाउंस हो जाए इलेक्शन की जल्दी, वो भी अनाउंस नहीं हुई। तो अब यही उनके पास हरबा बचा था। बड़ा अच्छा हरबा है। उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, एक नया रुख दे दिया सियासत को कि जी मैं असेंबलियां डिसॉल्व कर रहा हूं और जी ये बल्ले बल्ले जी पीटीआई का ये नया प्लान आ गया, चेकमेट हो गया काम। तो इमरान खान का देखें मकसद यही प्लान। और अब इनको मैं तो यही इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन के लिए। इससे बेहतर इलेक्शन क्या हो सकता है कि वफाक में हमारी हुकूमत हो, नीचे केयर टेकर हुकूमतें हों और इलेक्शन हो जाए। और यानी कि ये तो एक अच्छा सिनारियो। और हमने जहां जो हिस्ट्री बता रही है कि हमने 20-25 इनकी % सीटें इनकी वापस दी हमने,
पहले 9 सीटों पे इलेक्शन हुआ, 7 पे इमरान खान जीता, 2 हमने इनकी सीटें ली, तो इसका मतलब है हमने 20% गेन किया। जो 20 सीटें ज़िमनी इलेक्शन की पंजाब में हुई, वहां हमने 5 सीटें इनकी गेन की। तो इसका मतलब है कि ये तो हम लोग, और फिर उसके बाद जो लोगों ने जो ड्रामे देखे इनकी पॉपुलैरिटी को डेंट पड़ा, जिसका सबूत ये है कि इनका लॉन्ग मार्च फ्लॉप था, इनका जो पिंडी वाला जो शो था वो फ्लॉप था। तो मैं समझता हूं कि हमें तो फोर फ्रंट पे आके हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन क्योंकि हम समझते हैं कि इससे एक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलेगी जो कि इस वक्त मुल्क की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि ये पंजाब की हुकूमत जो है और ये KPK की हुकूमत ना डिसॉल्व हो, ये मामला चलें। अभी स्टेबिलिटी की जरूरत है हमें। अभी हमारा 9th रिव्यू IMF के साथ चल रहा है, वो मुकम्मल होना है इस दौरान में, और हमारे एक लिक्विडिटी क्रंच का जिसका मैंने जिक्र किया, उससे हम मुकाबला कर रहे हैं जो कि इमरान खान का क्रिएटेड है। तो अभी इस वक्त आने वाले दिनों के अंदर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, और ये अभी 7-8 महीने तो रह गए, 9 महीने रह गए इलेक्शंस में। इलेक्शंस भी हो जाएंगे, ये नहीं कि मेरा मतलब हुकूमत खत्म होने में, उसके बाद जो है वो इलेक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा शैला साहबा, अभी तक की जो खान साहब की पॉलिटिकल मूव्स हैं, लॉन्ग मार्च को भी इसमें शामिल कर लें, इदारों से मुहासराई को भी इसमें शामिल कर लें, आप क्या देखती हैं, क्या समझती हैं कि खान साहब को सियासी तौर पर इसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान पहुंचा है? खान साहब की जो एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ था बकौल PTI के बहुत हाई हो चुका था, उसको कोई सियासी डेंट पहुंचता आप देख रही हैं? देखिए, पहले तो ये है कि जब उनकी हुकूमत थी, और हुकूमत जब होती है तो ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत ही जीतती है, लेकिन सारे इलेक्शन ज़्यादा वो ऑपोजिशन ने जीते। अब जब वो ऑपोजिशन में हैं, और फिर ये 5 सीटों वाली बात भी आई, अब जबकि वो ऑपोजिशन में हैं, जब उनको आदत नहीं है मैं से बाहर निकलने की, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान जब किया तो उनकी सेकंड लीडरशिप हैरान रह गई, किसी को नहीं पता था। अच्छा। इसी तरह जब उनको ये कहा गया कि उनको गोलियां लगी और बेचारे को 4 घंटे घुमा के वहाँ ले जाया गया, उस पर भी अवाम ने उस तरह से रिएक्शन नहीं दिया। अब उसके बाद 4th जो उन्होंने ये किया, तो ये भी किसी को नहीं मालूम था। स्टेज पे बैठे हुए लोगों की हंसी निकल गई इन बातों पे, और KP में, बलूचिस्तान में भी उनके यहाँ इस पे बगावत हो गई है कि उनके लोग कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। सिंध में भी ड्रामा हुआ है कि टाइप करके टाइप शुदा इस्तीफे अपने ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पकड़ा दिए। इसी तरह पंजाब में भी, KP में भी हमें पता चल रहा है कि लोग तैयार नहीं हैं, और पंजाब में भी, और हमारे अपने राब्ते वो अलग। तो मैं समझती हूँ कि यानी कि आपका ये कहना है कि खान साहब जो फैसले चाहते हैं कि वो खबरों में जिंदा रहें। खान साहब ये चाहते हैं कि वो किसी तरह खबरों में जिंदा रहें, शोशे छोड़ते रहते हैं, लेकिन अब ये शोशे जो है ना बड़े फुसफुसे से हो गए हैं, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर शैला साहब, आप लोग भी इन शोशों को संजीदा ना लिया करेंगे ना, अब भी तो जवाबी हिकमत अमली तैयार कर लेते हैं। आपने वक्त दिया, इस्तीफा देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं देंगे तो हम इन्हें गिरा देंगे। चलें जी, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहा हम मामले के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में सेहत से जुड़े अहम मसले की बात करते हैं। मुल्क में चंद हफ्तों के दौरान अद्वियात के शदीद बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। वजह है अद्वियात के रॉ मटीरियल और मेडिकल डिवाइसेस की दरामद बंद होना। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का यह दावा है कि बैंक्स की जानिब से LC ना खोलने से अद्वियात के रॉ मटेरियल की दरामद बंद हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी के बायस मकामी बैंक्स LC नहीं खोल रहे हैं। अद्वियात साज इदारों के पास पैसे मौजूद हैं, मगर वो रॉ मटेरियल नहीं मंगवा पा रहे हैं। LC ना खुलने के सबब पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस की दरामद भी कम होती जा रही है, और अगर LC नहीं खुली तो कौन सी दवाएं मार्केट से मुकम्मल तौर पर गायब हो सकती हैं? इसी पर बात करने के आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर अरशद महमूद साहब। सर, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अरशद महमूद साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि LC के बायस कितने अरसे से खाम माल की एक्सपोर्ट बंद है? मैडम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आप लोगों का, कि आप लोगों ने इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलवा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। मैं
इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हालात हैं पाकिस्तान के, उसमें जो इसहाक डार साहब ने ये फैसला किया है, इसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि इंपोर्ट को उन्होंने कम किया है, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो 25% जो है वो कम हुआ है। लेकिन ये बात डार साहब को समझनी जरूरी है कि जो कंपल्सरी हमारी इंपोर्ट है, जो अद्वियात है, ये कंपल्सरी इंपोर्ट में आती है, फार्मास्यूटिकल जो है मेडिसिन, इसकी अगर इंपोर्ट जो है ये बैन होगी तो हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो मैक्सिमम 2 से 3 महीनों की है। अच्छा। और उसके बाद सीवियर शॉर्टेज शुरू हो जाएगी मेडिसिन की। तो इस वक्त जो स्टेट बैंक है उसने वर्बली सारे बैंक्स को, लेकिन अरशद महमूद साहब, वजीर सेहत तो ये कह रहे हैं कि मकामी खाम मालों के पास वाफिर स्टॉक मौजूद है, कोई मसला ही नहीं है इसका। अगर मकामी तौर पर खाम माल मौजूद है तो फिर बहरान तो पैदा नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम पटेल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सारे मालिक्यूल्स का मकामी खाम माल हमारी इंडस्ट्री नहीं बनाती। अच्छा। हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है रॉ मटेरियल की, वो चंद मालिक्यूल्स की हम करते हैं, 5 या 6 या मैक्सिमम 10 मालिक्यूल है जिसकी हम लोकल प्रोडक्शन कर रहे हैं एपीआईज की। बाकी हम चाइना और इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। पटेल साहब का ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोकल हम बना रहे हैं उसका तो हमें इशू नहीं है, लेकिन उसका भी फ्यूचर में इशू ये हो सकता है कि उनके भी जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया या चाइना से ही आते हैं, जिसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं लोकली तौर पे। तो इस वक्त अगर अरशद महमूद साहब, जिस खदशे की जानिब आप इशारा कर रहे हैं, कौन कौन सी दवाएं मार्केट से मुकम्मल तौर पर गायब हो सकती हैं ऐसे में, और क्या इनमें जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं? नहीं, ये जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसमें देखिए 400 से ज्यादा जो है वो एसेंशियल मेडिसिन हैं जिनको हम जान बचाने वाली अद्वियात कहते हैं। तो 400 से ज्यादा अद्वियात का जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान में नहीं बनता। वो मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस थिंग। अगर एलसीज जो है वो बैंक ओपन ड्यू टू डॉलर अनअवेलेबिलिटी, और जो टीटीज हैं और जो हमारे बैंक कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो तीनों जो है वो किसी न किसी बहाने से जो बैंक हैं उनको डिले कर रहे हैं। और कुछ में जैसे एलसीज हैं उसको $1 लाख की जो एलसी है उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट बैंक से इन राइटिंग। और हमारी $1 लाख से ज्यादा की एलसीज होती हैं मोस्टली, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल जो है वो 2, 4 या 6 महीनों का फोरकास्ट जो होती है उसके मुताबिक इंपोर्ट करना होता है। तो अच्छा। इसमें जो है जब तक इस बात को क्रिटिकली नहीं देखा जाएगा, मैं इसको कोई पटेल साहब की बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। अरशद महमूद साहब, इस मामले पर हुकूमत से क्या बात हुई है आपकी? अभी बात चल रही है और डार साहब इसको मेरे ख्याल में देख रहे हैं। 1-2 दिनों में हमारी मीटिंग भी उनसे तय हो रही है और उस पे वो बात बिल्कुल हमारी हमसे करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये तो कंपल्सरी इंपोर्ट है, इसका तो कोई हाल भी नहीं है। अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो अद्वियात नहीं बनेगी। अरशद महमूद साहब, मुल्क में डॉलर तो वैसे ही कम है, अगर एलसी नहीं खुलती तो फिर क्या मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं जो हमारी कंपल्सरी इंपोर्ट है फार्मास्यूटिकल की, बाकी सारी जो इंपोर्ट इन्होंने रोकी है, वी रियली अप्रिशिएट के इसको इंपोर्ट को ये डिस्करेज कर रहे हैं। जैसे जितनी ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है उनको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। एक्सपोर्ट को हमारी को बढ़ना चाहिए, लेकिन जो कंपल्सरी इंपोर्ट है जब तक हमारा लोकल अरेंजमेंट नहीं हो जाता कि हम उसका रॉ मटेरियल खुद बनाए, उस वक्त तक जो है तफसीली तौर पर आपने गुफ्तगू की, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बात होगी पीर को, अपना ख्याल रखिए।